जब जाति जनगणना की बात आई या जब हम 67% आरक्षण दिए, उसको किस तरीके से कोलैप्स कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं है। अभी एसटी एससी की स्थिति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक बिल्कुल शून्य पे है। 10 सालों के अंदर आपने इतना नफरत पैदा कर दिया है इन लोगों के बीच। भू हदबंदी कानून अभी तक बिहार भारत में लागू हुआ और लगभग सरकार की जमीन या तो बंजर है या नहीं तो सरकार उसको उद्योगपति पूंजीपतियों को औने पौने जीरो में अस्पताल के लिए इस माफियाओं को, पैसे वाले को दिए जा रही है। अब तो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत करते हैं, एनआरसी, एसएससी, तलाक। आप हमेशा उसके धर्म में, किसी भी सिखों के धर्म में, ईसाइयत के धर्म में आप इंटरफेयर करिएगा। जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो रेवेन्यू का कौन मापदंड है? वो आपकी जमीन है, नहीं, सरकार से ली नहीं गई, कोई गवर्नमेंट उसको दिया नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोटे में सब कोटा बनाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने? एसटी एससी का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर ऊपर कहाँ गया है? आप तब ना कोई मूल्यांकन करेंगे मंडल कमीशन के पहले और मंडल कमीशन के बाद। जैसे आज सच्चर कमेटी की बात उठी, तो सच्चर कमेटी में माइनॉरिटीज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी स्तर को उठाने के लिए एसटी एससी, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, तो आपने उस पर इतने दिनों से 10 साल में तो काम किया नहीं। उसमें आप कह रहे हैं कि एक सच्चर कमेटी में वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के क्या क्या डिफाइन किया। तो सच्चर कमेटी में तो ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, एसटी एससी, माइनॉरिटीज़ के जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश है, जो उनको आज़ादी के बाद से मिलना चाहिए या मंडल कमीशन के बाद से जिन चीज़ों पर मिलना चाहिए, अब उसको देखिए ना। वो स्थिति जब जाति जनगणना की बात आई या जब हम 67% आरक्षण दिए, उसको किस तरीके से कोलैप्स कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं है। जाति जनगणना पे चर्चा नहीं है, आरक्षण के बिल पे चर्चा नहीं है। तो जो मुद्दे हैं उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। जो अब जैसे लोकसभा में इस पर चर्चा होने की ज़रूरत है। सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। पहले भी क्रीमी लेयर ओबीसी में के अंदर चीज़ों को पूरी डिफाइन किया गया, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि किसको मिला, किसको नहीं मिला। सही में ओबीसी में जो लोग हैं उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति कितनी बदली। बिहार में जो जातीय जनगणना के बाद जो आधार आया वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको देखिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी एसटी एससी की स्थिति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक बिल्कुल शून्य पे है। हाँ, कुछ लोग जैसे मुसहर समाज हैं और लोग हैं, उसको और तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनको आगे लाने की ज़रूरत है। जो डोम समाज हैं, जो अन्य समाज हैं, उसको आप करिए, लेकिन इसको ज़रूरत पड़े तो अध्यादेश लाइए, सर्वदलीय बैठक करिए, क्या है इसमें उसका मूल्यांकन करिए, जो सही क्या है। वक्फ बोर्ड बिल आपने सुना होगा। तो 10 सालों के बाद कोई बिल जो है कि वो संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया है, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये समर्थन के युग वाली सरकार आ गई। क्या कहेंगे आप इस बीच? मेरी बात समझिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूँ कि जब बिल आया तो आप जब कभी कोई बिल आता है तो उसका व्यापक आधार को नहीं चुनते हैं। अभी जैसे आप हर बिल को पॉलिटिकल राजनीतिकरण करना शुरू कर देते हैं। विधानसभा का चुनाव 3 आया तो फिर मुसलमान का एक बिल ले आए। इसके पहले आपने सिखों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया, उनकी संपत्ति, उनके कई सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, एक बात समझिए, इस देश के जो हालात है, चाहे वो सिख हो या बौद्धिज्म हो या ईसाई हो या माइनॉरिटीज के लोग, 10 सालों के अंदर आपने इतना नफरत पैदा कर दिया है इन लोगों के बीच, जिसका कोई मतलब सोचा नहीं जा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बंटवारे के समय जा रहे थे, ऐसा बात नहीं है। जो लोग
हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी। अब आप इस बात को कह रहे हैं कि मैं उनके बेटी, उनके बच्चों की बात कर रहा हूँ। दान दिए हुए चीज़ों पर आपके अधिकार, पहले ही हमारा जो देश है वो वसुधैव कुटुंबकम का है, सर्वधर्म समभाव का है, सार्वभौमिकता का है। तो एक तरफ जो संविधान है वो हमारा इसी वसुधैव कुटुंबकम का एक बड़ा ग्रंथ है, और हम उसी संवैधानिक एक्ट के तहत, नियम के तहत हम चलते हैं। उसमें एक बहुत क्लियर है कि आप किसी भी धर्म, उसके अधिकार, उसकी सामाजिक, उसका जो अपना कानून है वो क्या कहता है। जैसे हिंदू एक्ट में है कि हमारी जो जमीन जायदाद की संपत्ति है उसका बराबरी, उसका बंटवारा कैसे होगा, उसी तरह इस मुसलमानों के एक्ट में भी है बंटवारे का तरीका। तो अब आप हमको देखिए, जब आपको इतनी चिंता है मुसलमान की बेटी, बच्चे और माफिया ग्रैब कर लेगा या माफिया लोग, तो 29,000 एकड़, 1 बीघा जमीन, 8 लाख एकड़ जमीन है लगभग। आप कह रहे हैं 8,36,000। तो आप हमको एक बात बताइए कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन सरकार के पास है। आप हरा कार्ड, लाल कार्ड अभी तक गरीबों को दिला पाए? ST SC को 3 डिसमिल या 6 डिसमिल या 9 डिसमिल जमीन दिला पाए? भू हदबंदी कानून अभी तक बिहार, भारत में लागू हुआ, और लगभग सरकार की जमीन या तो बंजर है या नहीं तो सरकार उसको उद्योगपति, पूंजीपतियों को औने पौने जीरो में अस्पताल के लिए इस माफियाओं को, पैसे वाले को दिए जा रही है। तो आप पहले अपनी ज़मीन, अपने कानून को तो आप ला नहीं पाए, आज तक कर नहीं पाए। एक जितना रेलवे की ज़मीन है लगभग, अभी अयोध्या में आपने 1300 बीघा ज़मीन आपने दे दिया उद्योगपति को, पूंजीपतियों को। इस तरह जितना रेलवे और डिफेंस की ज़मीन है, आपकी गिद्ध दृष्टि वहाँ है। अब आपकी गिद्ध दृष्टि इस बोर्ड पर इसलिए, आपको किसी को, यदि आपको किसी को, आप तो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत करते हैं, NRC, SSC, तलाक। आप हमेशा उसके धर्म में, किसी भी सिखों के धर्म में, ईसाइयत के धर्म में आप इंटरफेयर करिएगा। ये कौन सा हमारा संविधान है? इसी को हम कहते हैं सेकुलरिज्म। हमारा जो पलम्बर है वो भारत के सॉवरन है। हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल डिफरेंट है अन कंट्री से। तो और जाने भी हम इसीलिए जाते हैं। तो जब आप बिल लाते हैं तो बिल में आप कहते हैं कि मैं इस एक्ट को लाने जा रहा हूँ, या ट्रिब्यूनल में नहीं सुना तो हम हाई कोर्ट ले जाएंगे, तो उसमें भी अपील करने का है आपको। वो भी आपने गलत तरीका, आप कह रहे हैं कलेक्ट्रेट, तो भाई कलेक्टर प्रणाली आप लाना चाहते हैं। कलेक्टर प्रणाली रेवेन्यू की बात करते हैं। भैया वो जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो रेवेन्यू का कौन मापदंड है? वो आपकी ज़मीन है, नहीं, सरकार से ली नहीं गई, कोई गवर्नमेंट उसको दिया नहीं। अब आप कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी ने कहा कि 136 या 236 करोड़ रुपया मात्र इसकी इकोनॉमी को दिखाया जाता है, जबकि 12,000 करोड़ रुपया इकोनॉमी इस ज़मीन का आ सकता है। तो भैया अब सवाल उठता है कि आप उसके लिए उसी कमेटी, उसी के धर्म से जुड़े हुए लोगों को, बौद्धिक लोगों को आप बात करिए। और कमेटी को यदि बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं बाहर से भी, आप किसी भी सिख की कमेटी में आप बाहर से कैसे दे देंगे? ईसाईयत की कमेटी में आप बाहर से कैसे दे देंगे? उसके धर्म की चीज़ों को वो कैसे समझेगा? अब आपको देना है, यदि कमेटी को विस्तार करना है तो आप उससे बात करिए। तो सभी चीज़ों को ये बिल्कुल चुनावी दृष्टि से और हिंदू मुसलमान की दृष्टि से कोई भी चीज़ काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए। सर एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सर, मुख्यमंत्री रहे तो बहुमत में रहे, और सर वो अब अल्पमत में आ गए, तो क्या लगता है सर कि कोई चाल चरित चेहरे में परिवर्तन आया है, क्योंकि अब वो समर्थन की सरकार में है? भैया अब हम इस पर नहीं कुछ कहेंगे। मैं इतने जानता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
जेपीसी में गया है तो निश्चित रूप से आपको समझ लेना चाहिए कि ये गठबंधन की सरकार है और विपक्ष बहुत सशक्त है, मजबूत है। और ख़ास तौर पर राज्यसभा में नवीन पटनायक जी के आने के बाद, और मुझे लगता है कि राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सकता, तो मरमरिंग भी है, डर भी है, विरोध भी है। तो इनको जेपीसी के बाद, जेपीसी से जो निकलेगा उसके बाद जब सर्वसम्मति से होगी तो फिर ये बिल आएगा। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो है नहीं, या बीजेपी की सरकार तो है नहीं, या टू मैन की सरकार नहीं है, ये एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश जी हैं, मांझी है, चिराग जी हैं, अन्य दल, छोटे छोटे घटक दल भी कई लोग हैं। तो इसीलिए अब जो आप चाहिएगा कोई मनमानी करना, वो दिख गया आपको। इस बिल को जेपीसी में जाना ही 14 के बाद पहली बार जेपीसी में किसी बिल को भेजना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।